Okay, everyone, am I audible? ठीक है, चलिए भाई, जो लोग ऑनलाइन हैं एप्लीकेशन के अंदर वो सब पहले तो रिस्पॉन्ड करो कि हम लोग एक दूसरे को सुन पा रहे हैं कि नहीं। मैं तो आपको देख पा रहा हूं, आप लोग रिस्पॉन्ड कीजिए कि आप मुझे सुन पा रहे हैं कि नहीं सुन पा रहे हैं। ठीक है, चलिए, आवाज सभी की आवाज सभी तक बहुत अच्छे से पहुंच पा रही है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं सीजीपीएससी मेंस। बहुत जल्दी आप लोगों का सीजीपीएससी मेंस होने वाला है। सीजीपीएससी मेंस का पेपर 6, मेंस का क्या टॉपिक है? पेपर 6 मेरे द्वारा पढ़ाया जा रहा है। पेपर 6 में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? अपना समाजशास्त्र, समाजशास्त्र का समाजीकरण, ये आज आप लोगों का टॉपिक है। समाजीकरण इंग्लिश वाले बोलते हैं सोशलाइजेशन। ये मैं आज आप लोगों को समझाऊंगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले समझते हैं समाजीकरण। समाजीकरण के पहले ये जो टॉपिक है ये हम लोग पढ़ किसके रहे अंतर्गत रहे हैं? व्यक्ति एवं समाज। व्यक्ति एवं समाज आप लोगों का मूल टॉपिक है, जिसके अंतर्गत हम लोगों को समाजीकरण पढ़ना है ना। और इसी का एक पार्ट है क्या? समाजीकरण, सोशलाइजेशन। ये व्यक्ति एवं समाज है। अब यहां पर आप लोग जब व्यक्ति एवं समाज देखते हैं तो व्यक्ति एवं समाज में क्या क्या हम लोग देखते हैं? हम क्या जानते हैं व्यक्ति एवं समाज के बारे में? समाज का केंद्र क्या है? व्यक्ति स्वयं है। समाज में जब एक बच्चा पैदा होता है तो बच्चा किस रूप में होता है? बच्चा आपका होता है किस रूप में? बच्चे के रूप में, है ना। तो बच्चे के लिए सबसे पहला व्यक्ति का जो पहला केंद्र है वो क्या होता है? बच्चा स्वयं। बच्चा या व्यक्ति स्वयं, ये उसका पहला स्व होता है। इसके बाद बच्चा जब आगे बढ़ता है और देखता है क्या कि मेरे आजू बाजू कौन है? मेरे माता है, मेरे पिता है। ठीक है ना, माता है और पिता है। माता पिता के साथ क्या देखते हैं कि इनके साथ कुछ लोग रहते हैं। इनके साथ कुछ लोग रहते हैं। ये रहने वाले लोग कौन है? मेरे माता पिता के भाई बहन है या तो मेरे भाई बहन है। मतलब एक व्यक्ति सबसे पहले जिन लोगों के कनेक्ट में सबसे पहले जिन लोगों के संपर्क में आता है उनमें सबसे पहले जिसका नाम है वो है उसकी माँ, उसके बाद उसके पिताजी और उसके बाद उसका परिवार। ठीक है, हम लोग किनको किनको देखते हैं? सबसे पहले माता, फिर पिता, फिर परिवार। एक व्यक्ति के जीवन का जो पहला टच है, जो पहला संपर्क है या फिर पहला जो सामाजिक समूह है वो क्या है? उसका स्वयं का परिवार। ठीक, परिवार के बाद आप लोग क्या देखते हैं? आपके पड़ोसी। ठीक है, पड़ोसी, अरे वही पड़ोसी जिनका आप लोग क्या बोलते हैं, नाको चले चबा के रखे हैं, है ना, ये वही पड़ोसी हैं। या आप लोग क्या देखते हैं? आपके नातेदारी या रिश्तेदारी। नातेदारी या रिश्तेदार। अब ये रिश्तेदार कौन से हो गए? बुआ फूफा टाइप के जो रिश्तेदार हैं, है ना, बुआ फूफा जी लोग, आपके मौसा मौसी मामा मामी, ये हो गए। या और क्या है इसमें आप लोगों का? मित्र मंडली। आजू बाजू जब बच्चा बड़ा हो गया, 2-3 साल का हो गया, है ना, तो 2-3 साल में वो अभी स्कूल पर जा नहीं रहा है। वो कहाँ जा रहा है? इन्हीं पड़ोसियों के घर जा रहा है, इन्हीं अपने रिश्तेदारों के साथ मिल रहा है। वो अपनी इन्हीं छोटी छोटी जो इतने छोटे छोटे चाटी चाटी बच्चे होते हैं, सब साइकिल में खेलते हैं एक दूसरे के साथ। याद होगा बचपन में आप लोग भी खेले होंगे, है ना। तो ये साइकिल में जो खेलने वाले बच्चे हैं, जो एक दूसरे के ऊपर धूल फेंकते रहते हैं, जो एक दूसरे के साथ कलाकारी कुछ न कुछ करते रहते हैं, वो लोग क्या हुए? पहला इनका वो जो इनका क्या हुए? ग्रुप हुए। ठीक है ना, हटो भाई। तो ये मित्र मंडली इन लोगों का क्या हुआ? तो सेकंड इनका जो समाजीकरण का ग्रुप हुआ। ठीक, इसके बाद ये मित्र मंडली हो गया। अब ये बचपन के मित्र हैं, मतलब चड्डी बड्डी वाले यार हैं, है ना। तो इनके बाद इनके साथ जो दोस्ती हो गई, ये दोस्ती आपके मतलब यही मित्र मंडली आपके लंगोटिया यार हैं। ये आपका दूसरा सामाजिक स्तर है, दूसरा समाजीकरण का स्तर है। तीसरा आप लोग जाते हैं कहाँ? स्कूल। कहाँ जा रहे हैं? स्कूल। स्कूल पहुंच गए, स्कूल गए,
स्कूल के बाद फिर आप लोग कहाँ गए? आप लोग कोचिंग गए। मतलब आजकल तो बच्चे लोग का एक चलन हो गया ट्यूशन जाना है ना। हमारे टाइम में जब छोटे थे हम लोग तो ट्यूशन वही बच्चे जाते थे जो गधे होते थे, सारी पढ़ाई स्कूल में हो जाती थी। लेकिन आजकल कोचिंग या फिर स्कूल के बाद ट्यूशन भेजने का माँ बाप के ऊपर एक बहुत बड़ा दबाव हो गया है, ठीक है ना। ये ट्यूशन की व्यवस्था आजकल की आधुनिक सामाजिक व्यवस्था का हिस्सा है। पहले हम केवल स्कूल को ही समाजीकरण के अंतर्गत रखते थे, ठीक। तो स्कूल चला गया बच्चा, स्कूल के बाद वो कहाँ जाएगा भाई? स्कूल पढ़ने के बाद जाएगा वो कहाँ? बड़ा होके कॉलेज जाएगा, कॉलेज जाएगा, कॉलेज जाएगा, या तो फिर किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में चला गया, है ना, पढ़ाई करने के लिए। तो ये उसका अगला स्टेप हो गया समाजीकरण का। इसके बाद व्यक्ति कहाँ जाता है? स्कूल कॉलेज के बाद व्यक्ति जाता है काम करने, किसी व्यवसाय में, किसी व्यवसाय में जा रहा है। व्यवसाय में गया तो ये उसका क्या हुआ? अगला सामाजिक स्तर। इस व्यवसाय के अंदर वो क्या बन गया? पढ़ाई लिखाई करके इंजीनियर बन गया, डॉक्टर बन गया, टीचर बन गया, है ना, प्रोफेसर बन गया, और कुछ बन गया, मतलब स्वयं का बिजनेस कर लिया तो बिजनेसमैन बन गया। तो यहां उसका एक अलग सारा माहौल क्रिएट हो रहा है। तो इस व्यवसाय से उसका एक व्यापारी संघ बन रहा है, उसका एक डॉक्टर लोगों का संघ बन रहा है, उसका एक इंजीनियरिंग एसोसिएशन बन रहा है ना, टीचिंग एसोसिएशन बन रहा है, प्रोफेसर बन रहे हैं। तो इस तरीके से देख रहे हैं कि व्यवसाय का उसका एक स्तर हो रहा है। फिर आप लोग देखेंगे कि यही व्यक्ति जब व्यवसाय कर रहा है तो फिर से क्या करता है? ये करता है विवाह नामक एक संस्था में बनता है। जब इसका सारा चीज सेट हो जाता है तो ये क्या करता है? विवाह करता है, ठीक है ना। और विवाह के बाद व्यक्ति फिर से कहां पहुंच जाता है? बच्चे और व्यक्ति वाली अवस्था में, है ना। विवाह होता है तो जो विवाहित दंपति होते हैं उनसे एक नई संतान की उत्पत्ति होती है, और नई संतान फिर से समाजीकरण की इस प्रक्रिया में वापस आ जाती है। तो ये पूरी जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस आप लोगों को समाजीकरण के अंतर्गत अगर प्रश्न आता है, अच्छा बड़ा टॉपिक मिल गया तो इसको लिख देना है ना। मतलब 10 नंबर में अगर आ गया तो इसको छोटा सा ऐसा बना दोगे तो ये बड़ा अच्छा दिखता है, सामने वाले को समझ आ जाएगा कि समाजीकरण समझाना क्या चाह रहे हैं, ठीक। नीचे चित्र लिख दो भाई, नीचे चित्र लिख दो समाजीकरण के स्तर के स्तर। क्लियर है? समाजीकरण के स्तर। एनी डाउट? लाइव क्लास? नो डाउट ना? ठीक है, चलो समाजीकरण के स्तर। अब यहां से एक चीज आप लोग देख रहे हैं कि समाजीकरण जब हम करने गए तो हमने क्या किया? धीरे 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 पूरा सर्कल कंप्लीट करके वापस कहां पहुंच गए? वहीं पे। तो सबसे पहले हम लोग एक चीज हम लोग को समझ आया कि समाजीकरण सतत चलने वाली तथा स्वयं को दोहराने वाली, इसी दोहराने वाली को क्या बोलते हैं? पुनरावृत्ति, ठीक है। पुनरावृत्ति करने वाली एक सामाजिक प्रक्रिया है। क्लियर है क्या? समाजीकरण क्या चीज है? समाजीकरण सतत चलने वाली तथा स्वयं को दोहराने वाली या पुनरावृत्ति करने वाली एक सामाजिक प्रक्रिया है। इज इट क्लियर? इट इज अ जनरल डेफिनेशन, सामान्य आप लोगों की परिभाषा है, जनरल परिभाषा, ठीक है ना, सामान्य परिभाषा। समाजीकरण क्या है? समाजीकरण सतत चलने वाली तथा स्वयं को दोहराने वाली या पुनरावृत्ति करने वाली एक सामाजिक प्रक्रिया है। क्लियर है क्या मेरे ऑनलाइन वालों बच्चों? क्लियर है? हाँ, वेरी गुड। चलो अब यहां पर मैं जैसा कि हमेशा कहता हूं कि आपको किसी न किसी सामाजिक जो वो है समाजशास्त्री हैं उनके कथन आप लोगों को लिख देने चाहिए इन सारे उसमें। तो इससे सामने जो एग्जामिनर है उसको क्या लगेगा कि आपने समाजशास्त्र को थोड़ा सा व्यवहारिक रूप में पढ़ा है और उसको क्या किया है? आत्मसात किया है। और बंद महोदय एक वो हुए समाजशास्त्री हुए, इन्होंने बोला
समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिससे कि एक व्यक्ति समूह के आदर्श नियमों के अनुरूप व्यवहार करना सीखता है। क्या बोल रहे हैं? सामाजीकरण, सामाजीकरण वह प्रक्रिया है, वह प्रक्रिया है जिससे एक व्यक्ति समूह के आदर्श नियमों, समूह के आदर्श नियमों को आदर्श नियमों के अनुरूप व्यवहार करना सीखता है, क्लियर है? ये हैंडराइटिंग मेरी क्लियर समझ आ रही है ना? यहां पर कुछ चीजें नियमों, आदर्श नियमों लिखा हुआ है, ये तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। आदर्श नियमों लिखा है मैंने, ठीक है? वहां पर थोड़ा सा एक लाइट के कारण आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा होगा, इसीलिए वो साइड कर दिया, ठीक। इसके बाद एक हुए ग्रीन नामक समाजशास्त्री, ग्रीन नामक समाजशास्त्री हुए। ग्रीन महोदय क्या बोलते हैं कि समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चा समाजीकरण वह प्रक्रिया है, समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चा अपने आसपास, बच्चा अपने आसपास की सांस्कृतिक विशेषताओं को आत्मसात करता है, वह अपने व्यक्तित्व का निर्माण करता है। व्यक्तित्व का क्या करता है? निर्माण करता है, ठीक है? ये चीज क्लियर है आप लोगों को? व्यक्तित्व का क्या हो रहा है? निर्माण हो रहा है, ठीक। यहां से एक लाइट ऑफ करके देखें क्या? इज इट क्लियर? यस, दिस इज क्लियर। एक मिनट, लाइट को थोड़ा सा ऑफ करके देखते हैं तो क्लियर हो जाएगा क्या? हाँ, थोड़ा सा विजिबल तो है, विजिबिलिटी बढ़ी है आप लोगों की, ठीक है? विजिबिलिटी क्लियर है। थोड़ा सा यहां पर कम रखते हैं, बाकी ऑनलाइन वाले देखते रहें, ठीक है ना? समाजीकरण वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चा अपने आसपास की सांस्कृतिक विशेषताओं को आत्मसात करता है, वह अपने व्यक्तित्व का निर्माण करता है। मतलब समाजीकरण का मूल उद्देश्य क्या है आप लोगों का? व्यक्तित्व निर्माण। किसके अनुसार? ग्रीन महोदय के अनुसार, ठीक है ना? ग्रीन महोदय क्या बोलते हैं कि ये चीज होना चाहिए, तब जाके समाज का मतलब है, ठीक है? क्लियर है? देखिए, ये चीज आप लोगों का क्लियर हुआ। इसके बाद हम समाजीकरण की विशेषताओं की चर्चा करते हैं। अब देखो, समाजीकरण की विशेषता, ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया ना कि क्या चीज है। अब यहां से देखते हैं समाजीकरण की विशेषता। समाजीकरण की विशेषता, इस पे बेस्ड जो प्रश्न है वो मैं आप लोगों को अंत में प्रोवाइड करूंगा, जिसका आप लोगों को आंसर मेंस आंसर राइटिंग कॉपी में लिख लेना है। और जो भी मैं प्रोवाइड करूंगा उसका पूरा जो सॉल्यूशन है वो मैं अपने इसी सेशन में करवा रहा हूं। तो समाजीकरण की प्रक्रिया में सबसे पहले क्या है? समाजीकरण एक सीखने की प्रक्रिया है, ठीक है क्या? बच्चा क्या करता है? सीखता है। समाजीकरण क्या है? सीखने की प्रक्रिया है।
अभी आप हमसे सीख रहे हैं, इसके बाद फिर आप कहां जाएंगे, किसी न किसी व्यवसाय में संलग्न हो जाएंगे, ठीक है ना, किसी न किसी व्यवसाय में संलग्न होंगे और आप लोगों को क्लियर क्या होगा कि सारी चीजें और स्पष्ट रूप से व्यवसाय के दृष्टिकोण से आप लोग सीखेंगे और जीवन में आगे बढ़ेंगे। तो सीखने की एक प्रक्रिया क्या है, समाजीकरण है। दूसरा क्या है, ये आजन्म प्रक्रिया है। जैसा कि मैंने कहा कि ये पुनरावृत्ति करती है और कंटिन्यूअस स्वयं को दोहराती है। आजन्म प्रक्रिया है और पुनरावृत्ति करने वाली प्रक्रिया है, ताउम्र चलती रहती है, ठीक। फिर तीसरा है जो समाजीकरण है, ये आत्म विकास का साधन है, आत्म विकास का साधन है। समाजीकरण आत्म विकास का साधन है। इसके बाद समाजीकरण ही आप लोगों की सांस्कृतिक हस्तांतरण का एक जरिया है। सांस्कृतिक हस्तांतरण, आपकी संस्कृति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी समाजीकरण के तहत ही जाती है, ठीक है ना। और पांचवा है, पांच ही विशेषताएं आप लोगों को लिखवाएंगे हम। पांचवा है सामाजिक कार्यों में भागीदारी। सामाजिक कार्यों में भागीदारी, ठीक है, सामाजिक कार्यों में भागीदारी, ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट था, समाजीकरण की विशेषता। इसके बाद हम समाजीकरण की प्रक्रिया को देखेंगे, किन किन प्रक्रियाओं से, मतलब जो मैंने अभी आप लोगों को दो तीन पूरे गोले बना के बताए है ना, इस गोले को हम लोग अब देखेंगे, ठीक है। कहां गया गोला, कहां गया गोला, सबसे पहले स्लाइड में था शायद। इस गोले का जो पूरा प्रोसीजर है, इस गोले के प्रोसीजर को देखने वाले हैं समाजीकरण की प्रक्रिया के तहत, ठीक है। चलो 5+, तो अब देखो इसका पेंसिल कलर चेंज करते हैं। समाजीकरण की प्रक्रिया / अवस्था। समाजीकरण किन किन अवस्थाओं से गुजरता है या क्या क्या प्रक्रियाएं उसके अंतर्गत होती हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले समाजीकरण की प्रक्रिया में आप लोग देखते हैं, तो समाजीकरण की सबसे पहली प्रक्रिया है आप लोगों की जो वो है किशोरावस्था, सॉरी बचपन या फिर बाल्यावस्था। आप लोग सबसे पहले क्या होते हैं, पैदा होते हैं, है ना। तो वो पैदा होने वाला जो कॉन्सेप्ट है वो क्या कहलाता है आप लोगों का, बाल्यावस्था का काल। तो बाल्यावस्था के काल में आप लोग जो सीखते हैं उस चीज को हम लोग देखते हैं, ठीक। तो सबसे पहले अब देख लो क्या है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था या इसी को क्या बोलते हैं आप लोग, बचपन। बचपन की जो अवस्था है ये आप लोगों के 3 अवस्थाओं से होकर गुजरता है। बचपन का जो आपका पूरा कार्यकाल है, बचपन का जो आपका जो सीखने का चरण है वो 3 तरीके से होता है। सबसे पहले होता है, ये क्या हो गया, ये 3 चरण से होकर गुजरता है। सबसे पहला होता है मौखिक चरण, इसके बाद होता है शौच अवस्था, इसके बाद होता है आप लोगों का तादात्म्यकरण, ठीक है ना, या फिर इसी को एडिपल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एडिपल। तादात्म्यकरण। अब देखिए यहाँ पे मौखिक अवस्था मैं आप लोगों को लिख नहीं रहा हूं, लेकिन इसको समझ लीजिए। मौखिक अवस्था में क्या होता है, बच्चा एकदम 1-1.5 साल का रहता है ना, 1-1.5 साल का, आधा 1 महीना, आधा 1 साल मान लो, चलो आधा 1 साल का रहता है। आप जब आधे 1 साल में रहते हैं, ये आपके स्वयं के मतलब कि इसको रटना नहीं है, ये एक बहुत सामान्य सी प्रक्रिया है जो आप लोगों ने अपने आजीवन इस चीज को अनुभव किया होगा। 1-1.5 साल का जब बच्चा होता है तो उसके सबसे समक्ष वो किसको सबसे पहले देखता है, वो अपनी माँ को देखता है ना।
वो अपनी माँ को देखता है, माँ को देख रहा है। अब माँ ही उसके पूरे क्या है, सारे जीवन का एकमात्र आधार है। कब की अवस्था में? मौखिक अवस्था में। बच्चा सबसे पहले जिसे संस्कृति या फिर सामाजिक उससे जुड़ता है वो उसकी मौखिक अवस्था होती है, जहां पर उसकी माँ ही उसकी आदर्श, उसकी सहायिका, उसकी मतलब कि उसके जीवन का आधार होती है। ठीक है। अब ये माँ जो होती है, इस माँ के साथ ये जो बच्चा है ये किस भावों में, ये किस उसमें बात करता है? या तो भावनाओं के माध्यम से, भावों के माध्यम से ये देखता है ना, या तो फिर संकेतों के माध्यम से कनेक्ट करता है। शुरू में तो बच्चा बोल नहीं पाता ना भाई, बच्चा कहाँ बोल पाता है? बच्चा शुरू में भावों से ऐसे करता है, सुने हो ना, आप लोग भी करते होगे किसी बच्चे को देख के। बच्चे भले समझ आए चाहे मत आए, लेकिन आप लोगों का क्या है कि आप लोग क्या करेंगे, बच्चे लगे खुश हो गया, है ना, तो ऐसा करते अच्छे आप लोग। तो ये वाला जो कंसेप्ट है, जो भावों और संकेतों के माध्यम से बच्चा किससे कनेक्ट करता है? अपनी माँ से कनेक्ट करता है। और ये मौखिक अवस्था का क्रम होता है जो 1.5 से 2 साल या फिर 1-1.5 साल तक चलता रहता है। ठीक है ना, 1.5-2 साल तक इसी अवस्था में होता है। बच्चा देखभाल के लिए अपने संकेतों का प्रयोग करता है और अपने हाव भाव के माध्यम से ये किससे कनेक्ट होता है? अपनी माँ से कनेक्ट होता है। यही माँ से, ये 1.5-2 साल की अवस्था है, इसी माँ से वो देखता है कि इस माँ के साथ एक व्यक्ति है ना, इस माँ के साथ क्या है? एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति है जो माँ के साथ रहता है। तो वो क्या समझता है कि ये कौन है? माँ का सहयोगी है ना। तो ये जो माँ का सहयोगी है, ये व्यक्ति कौन है भाई? उसका पिता है ना। फिर क्या बोलते हैं? पापा बोलो, पापा बोलो, पापा बोलो बोल के बच्चे को परेशान करे। बच्चा कैसे बोलेगा 1.5-2 साल में? वो बोल ही नहीं सकता, वो पा कर रहा है, तो फिर माँ और पापा दोनों खुश, है ना, ऐसा होता है ना। तो ये माँ और पिताजी जो खुश हो रहे हैं, इस खुश होने के पीछे का कंसेप्ट क्या है कि बच्चा अभी किसमें है? मौखिक अवस्था में। वो केवल इन्हीं भावों से, मतलब कि वो अपने इसी से अपना क्या कर सकता है? अपने भावों को व्यक्त कर पा रहा है। वो अपनी सामाजिकरण की अवस्था में जिन भावों को व्यक्त करता है उसे हम क्या बोलते हैं कि बच्चा अपने माँ और बाप को याद कर रहा है, अपने माँ बाप को पहचान रहा है ना, ये चीज होता है। ठीक है। इसके बाद होता है शौच अवस्था। शौच अवस्था क्या है? 1.5-2 साल के बाद बच्चा क्या होता है? एकदम मस्त चलना वलना शुरू कर देता है। हालांकि जब आप लोग बाल विकास पढ़ते हैं, बाल विकास आप लोग अभी हॉस्टल वार्डन वगैरह के लिए पढ़ रहे होंगे, है ना। तो बाल विकास वगैरह जब पढ़ते हैं तो बाल विकास में आप लोगों को पढ़ाया जाता है कि अलग अलग जो है बाल विकास जो है, बाल का मनोविज्ञान जब होता है तो उसमें आप लोग देखते हैं कि 1.5 साल तक तो बच्चा केवल बैठ पाता है ना, केवल बैठ पाता है, बैठना सीखता है। 1 साल तक बच्चा अपने क्या बोलते हैं इसमें बैठ पाता है। 1 साल तक बच्चा वो घुटने के बल चलता है, घुटने के बल चलना शुरू करता है। ठीक। और इसके बाद 1-1.5 साल तक में बच्चा क्या बोलते हैं, वो आप लोगों का अपने पैर के सहारे या फिर दीवार के सहारे वो चलना शुरू करता है। तो धीरे धीरे 2 साल में वो चलने की अवस्था में पहुंच पाता है। ये बताना चाह रहा हूं मैं, 2 साल में वो कहां पर पहुंच पाता है? चलने की अवस्था में पहुंच पाता है। लेकिन चलना भी कैसा? वो छोटे छोटे स्पान में 10 मीटर जाएगा, फिर 20 मीटर जाएगा, फिर 30 मीटर जाएगा, है ना, फिर पलट के अपने मम्मी पापा को देखेगा, मेरे मम्मी पापा पीछे हैं कि नहीं है। और इस तरीके से वो धीरे धीरे 2 साल में इस अवस्था में पहुंचता है कि वो चलना सीख गया। अभी वो इतना स्पीड से नहीं चल पा रहा है जितना स्पीड से आप चलते हैं। ठीक है ना। तो यहां पर हमने क्या देखा कि वो धीरे धीरे पूरा का पूरा क्या है, चलने की जो पूरी प्रक्रिया है उसमें वो सीख रहा है। सीखना एक प्रक्रिया है, बताया था। मिट जाओ भाई, ये अजीब सा मिटाने का है। अरे तो मिटाना भी एक तो पाप हो गया इसमें। चलो ये आसान सा थोड़ा सा। अब देखिए इसके बाद क्या है? शौच अवस्था। शौच अवस्था में क्या होता है? 2 वर्ष से 4 वर्ष के बीच बच्चा अपने शौच अवस्था में होता है। ठीक। इस अवस्था में माता पिता क्या करते हैं? अपने बच्चों से अपेक्षा करते हैं कि वो अपने से थोड़ा स्वयं को संभाले, है ना। और दीवार विवाल में जो संभाल रहा है वो संभालते संभालते वो अपने शौच की प्रक्रिया, मतलब अपने जो दैनिक जो उसके कार्य होते हैं, दैनिक निवृत्त जो होना है ना, मतलब शौच करना, मतलब शौच मतलब यहाँ पे टॉयलेट की बात है। ठीक है ना। इस अवस्था में जब वो अपना टॉयलेट करना है तो वो अपना खुद से चला जाए, ऐसा हम उम्मीद करते हैं, मतलब वो उसमें ज्यादा इधर उधर ना करे। ठीक। तो ये जो ज्ञान है ये आपको कब सिखाया जाता है? शौच अवस्था में, 2 से 4 वर्ष में। यहाँ पे बच्चों को साफ सफाई, साफ सफाई
स्वच्छता का ज्ञान कराया जाता है, ये आपका 2 से 4 साल के बीच होता है, ठीक है ना। 2 से 4 साल तक आप ये चीज सिखाते हैं, ठीक है ना। कपड़ा वपड़ा साफ रखना है, सर्फ एक्सल, दाग अच्छे हैं, मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूं, है ना। तो दाग अच्छे हैं वाला जो प्रोसेस है, वो दाग अच्छे हैं प्रोसेस वो यहीं पे है कि हम बच्चों को प्रेरित करते हैं कि वो थोड़ा अपना साफ सफाई के साथ सीखने की प्रक्रिया में आगे बढ़े, ठीक है। ये हो गया। फिर तादात्मीकरण या एडिपल, इस अवस्था में बच्चा ना क्या होता है कि वो समझ पाता है कि उसको मिलता है क्या, खिलौना, ठीक, बच्चे को मिलता है खिलौना। तो जो लड़कियां होती हैं उनको क्या देते हैं जनरली, गुड़िया। लड़के होते हैं उनको क्या देते हैं जनरली, कार, जीप, ऑटो, है ना, यही सब देते हैं। आजकल दाई दादा लोग थोड़े होशियार हो गए हैं, तो आजकल दाई दादा लोग वो दे देते हैं, क्या बोलते हैं, जेसीबी। देखे हो जेसीबी? जेसीबी जी ऐसा, कोकलेन बोलते हैं जेसीबी, तो जेसीबी दे देते हैं। जेसीबी के बाद क्या होता है आप लोगों का, जेसीबी के बाद आप लोग आजकल एक और क्या चीज देने लग गए, मेरे ध्यान से उतर गया है, हाँ, आजकल वो आ गया ना, ई ऑटो। तो आजकल ई ऑटो भी देने लग गए हैं, इलेक्ट्रॉनिक वाला ऑटो, ठीक है। और आजकल दाई दादा लोग और अच्छे हो गए हैं, मतलब कि लड़की लोग को भी बहुत अच्छे अच्छे चीज देने लग गए हैं। लड़की लोग को आजकल क्या बोलते हो, लिपस्टिक, नेल पॉलिश, ये सब देना शुरू कर दिए। हालांकि बच्चे जो लड़कियां होती हैं वो बचपन में ही इस चीज को देखती हैं कि मेरी मम्मी कैसे तैयार हो रही है, तो वो वैसे ही करने की कोशिश करती है, और ये चीज लड़के भी करते हैं। बचपन में आप लोगों को याद होगा कि आप लोग भी मम्मी के साथ जो लोग रहते हैं, उस समय वो लोग अपना मम्मी जो भी कर रही, मम्मी काजल लगा रही, अपने भी पूरा हाथ पैर में काजल लगा लेंगे, पूरे हाथ पैर में पाउडर लगा लेंगे, है ना। सब ये सब बच्चे वाला काम है। पूरा बच्चे जो जिस जैसे जैसे सीखते हैं, वो पूरे सीखने की प्रक्रिया ना आपकी समाजीकरण की प्रक्रिया है, ठीक है। तो यहाँ पे तादात्मीकरण होता है, जब तादात्मीकरण की अवस्था 4 साल के बाद जो होता है, 4 साल के बाद बच्चा क्या जानता है कि ये काम किसका है, ये काम महिलाओं के लिए है और ये काम पुरुषों के लिए है, ठीक है ना। हम यहाँ पर उसको जो क्या सिखाते हैं, लिंग भेद करना सिखाते हैं। क्या सिखा रहे हैं, लिंग भेद करना सिखा रहे हैं। ये लिंग भेद की अवस्था में वो ये समझता है कि ये कपड़े महिलाओं के हैं, ये कपड़े पुरुषों के हैं, ये महिला है, ये पुरुष है। इस तरीके से हमको हर चीज उसको डिफाइन करते हैं। ये आप लोगों की 12 वर्ष तक की अवस्था है। 12 वर्ष तक हम इस चीज को सिखाते हैं कि ये चीज ऐसा होता है, ये चीज ऐसा होता है, धीरे धीरे डेवलप होता है, ठीक है। पहली अवस्था जो थी वो बाल्यावस्था थी। दूसरी अवस्था आप लोगों की है, वो है क्या, किशोरावस्था। दूसरी अवस्था है क्या, किशोरावस्था। अब ये किशोरावस्था में क्या हो रहा है भाई, किशोरावस्था में बच्चा बड़ा हो रहा है। इस अवस्था में युवा बालक और बालिका, ये आप लोगों के साथ भी हुआ होगा, युवा बालक व बालिका अपने माता पिता या अभिभावक के नियंत्रण से मुक्ति पाना चाहते हैं। आप लोग जब छोटे थे, एक समय था कि हम पेंसिल से लिखते थे। पेंसिल मतलब जो लकड़ी वाला जो होता है ना, उससे लिखते थे। जब हम 5वीं तक होते थे ना, तो हम 5वीं तक पेंसिल से लिखते थे। फिर हमको क्या हुआ कि जब हम 5वीं होते थे और हमारे घर में अगर कोई बड़ा बच्चा है जो 6, 7, 8 में, तो हम देखते थे वो किससे लिख रहा है, पेन से लिख रहा है, होता था। तो ये जो पेन से लिखते थे ना, तो हमको ऐसा लगता था मैं भी जब 6वीं में जाऊंगा ना, तो मैं भी पेन से लिखूंगा, ठीक। मैं भी 6वीं में जाऊंगा तो किससे लिखूंगा, पेन से लिखूंगा। मुझे भी मम्मी पापा क्या दिलाएंगे, पेन दिलाएंगे। और मैं भी ये जो अपने बड़े भाई बहन की तरह मैं क्या करूंगा, साइकिल चला पाऊंगा, और क्या कर पाऊंगा, घर से बाहर जा पाऊंगा। ऐसा हम सोचते थे, याद है, कोई सोच पा रहा है, घर से बाहर जा पाऊंगा। अभी हर चीज के लिए मेरे को मम्मी पापा से पूछना पड़ता है। एक बार मैं भी 6वीं पढ़ जाऊंगा ना,
तो मैं भी पेन से लिखूंगा, ऐसा चलता है ना। मैं भी पेन से लिखूंगा, मैं भी साइकिल चलाऊंगा, मैं भी घर से बाहर जाऊंगा, दोस्तों के साथ खेलूंगा। ये सब हम कब करते हैं? 5वीं के पहले करते हैं। 6वीं में आने के बाद फिर हम लोगों को सब पेन वेन मिल जाता है, फिर हैंड राइटिंग और बेकार हो जाती है। ठीक, अभी तो देखो मैं डिजिटल पेन से लिख रहा हूँ, इसको स्टाइलर बोलते हैं, ठीक है ना। ये पेन स्टाइलर कहलाता है। स्टाइलर पे तो राइटिंग और पूरी रट लग गई है, ठीक है। चलो, तो ये आधिकारिक स्वतंत्रता चाहते हैं इस वर्ष काल में। इस समय पे बच्चे क्या होते हैं? तनाव से गुजरते हैं। इस समय में बच्चों में क्या होता है? एक तनाव का अलग वो रहता है उनमें, चूंकि हार्मोनल चेंजेस आते रहते हैं, ठीक है ना। हार्मोनल चेंजेस का समय है ये, तो बच्चों में तनाव अलग होता है कि उनके शरीर में मूछ आ रहे हैं, है ना। लड़कियों में पीरियड्स जो है वो इसी समय पे आरंभ होता है, 12 वर्ष के बाद। तो ये तनाव और जो शारीरिक और मानसिक बदलाव जो है वो इसी समय पे होता है, ठीक है ना। शारीरिक एवं मानसिक बदलाव का चरण। शारीरिक एवं मानसिक बदलाव कब हो रहा है? किशोरावस्था में हो रहा है। इसके बाद आता है आप लोगों का युवावस्था। युवावस्था में क्या हो रहा है? आप लोग सब पढ़ लिख लिए, है ना। युवावस्था, पढ़ लिख कर व्यक्ति क्या होता है? या तो व्यक्ति का क्या होता है? विवाह होता है। तो व्यक्ति पहले पति स्लैश पत्नी और फिर माता और पिता, माता और पिता की भूमिका अदा करते हैं, है ना। माता और पिता के रूप में सामाजिक व्यवहारों को ग्रहण करते हैं। सामाजिक व्यवहारों को ग्रहण करते हैं, राइट। युवावस्था के बाद चौथी जो अवस्था है वो है क्या? आपकी प्रौढ़ावस्था। इसको हम लिखेंगे अगले लाइन में, अगले पेज में। चौथी अवस्था है आप लोगों की प्रौढ़ अवस्था। प्रौढ़ावस्था, प्रौढ़ावस्था में क्या होता है? प्रौढ़ावस्था में होता है कि जो माता पिता हैं ये अपने बच्चों पर शिक्षा दीक्षा और उनके विवाह की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। कार्यालय में वरिष्ठ अधिकारी या लोक सेवक के रूप में कार्य करते हैं। क्या होता है? जो माता पिता बने हैं, माता पिता पर अपने बच्चों की शिक्षा की जिम्मेदारी, जिम्मेदारी आती है, ठीक है। और क्या होता है? जो कार्यालय है, कार्यालय में आपसे क्या होता है? कार्यालयों में आपसे वरिष्ठ पदों पर सेवा आग्रह की जाती है, ठीक है ना। वरिष्ठ पदों पर सेवा आग्रह की जाती है, राइट। इसके बाद आप लोगों का क्या है? वृद्धावस्था। वृद्धावस्था में आप लोग पहुंच जाएंगे। वृद्धावस्था में क्या होगा भाई? आप लोग बेड पे पड़ जाओगे। आजकल तो लोग वृद्धावस्था तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। लोग बहुत जल्दी हार्ट अटैक आ जा रहा है लोगों को, है ना। तो वृद्धावस्था तक पहुंच नहीं पा रहे हैं लोग। लेकिन जो लोग वृद्धावस्था में पहुंचते हैं, तो वृद्धावस्था में क्या होता है? जो व्यक्ति है, व्यक्ति क्या होता है? व्यक्ति सास ससुर दादा दादी नाना नानी के रूप में
मार्गदर्शक का कार्य करते हैं। क्लियर है क्या? मार्गदर्शक का कार्य करते हैं, है ना। ये उस समय पे जो व्यवहार उनसे वो है, जो व्यवहार उनसे अपेक्षित है, वैसा व्यवहार वो करना शुरू करते हैं। ठीक है ना। इसी समय पे आप लोग देखे होंगे लोग क्या कर रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं और अपने आप को मंदिर मस्जिदों में एंगेज कर रहे हैं, अपने आप को ऐसी संगोष्ठियों में एंगेज कर रहे हैं जहां पर केवल और केवल किसकी बात कर रही है, किसकी बात की जा रही है कि जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए, जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए, इस बारे में बात होती है। यही वो व्यवस्था है, यही वो अवस्था है जब व्यक्ति क्या करता है, सत्संग समागम इन सब में जाना शुरू करता है और प्रभु नाम या फिर ईश्वर नाम या फिर अल्लाह नाम, आप लोग जिस भी धर्म को मानते हैं, उस धर्म के प्रति उसकी आस्था जागृत होती है और वो धीरे धीरे इस ओर अपने आप को क्या करता है, समर्पित करता चला जाता है। ठीक है क्या? चलिए, इसके बाद आप लोगों को समाजीकरण के अगले टॉपिक में आप लोगों को सबसे ज्यादा पूछा गया प्रश्न है समाजीकरण के साधन। समाजीकरण के साधन, मीन्स ऑफ सोशलाइजेशन के साधन, किन किन माध्यमों से समाजीकरण होता है। व्हाट आर द मीन्स ऑफ सोशलाइजेशन। ठीक है, सोशलाइजेशन कैसे होता है, किन किन माध्यमों से होता है, ये चीज बात हो रही है। तो समाजीकरण के साधन क्या है? एक साइंटिस्ट, सोशल साइंटिस्ट कूले महोदय, कूले महोदय हुए कि कूले महोदय ने बोला कि भैया समाजीकरण के दो ही साधन हैं, आपके सीजीपीएससी में ये चीज पूछा हुआ है तो इसको छोड़ना नहीं है। कूले महोदय का प्राथमिक, वो जो प्राथमिक साधन है, द्वितीयक साधन है, आपके पेपर में आया है तो इसको याद रखना। ठीक है, इसके साथ कोई मतलब कि खिलवाड़ मत कर देना। कूले महोदय बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति। कूले महोदय बोले कि व्यक्ति के समाजीकरण के दो साधन होते हैं, एक होता है प्राथमिक साधन, प्राथमिक साधन है ना, और एक क्या होता है, द्वितीयक साधन, द्वितीयक साधन। ठीक है, प्राथमिक साधन और द्वितीयक साधन। क्लियर है क्या? ये चीज हुआ। अब कूले महोदय ये चीज बोले तो कूले महोदय के बोलने पे प्राथमिक साधन मतलब क्या है भाई, इसके अंतर्गत प्राथमिक समूह के लोग आते हैं। प्राथमिक समूह में क्या क्या आता है? सबसे पहले आपका परिवार, फिर आप लोगों का आता है क्या, मित्र मंडली। ठीक है ना, यहां पर रिश्तेदार भी लिख लो, परिवार, रिश्तेदार, मित्र मंडली। और क्या आता है आप लोगों का, जो क्रीड़ा समूह है, पड़ोसी है, और क्रीड़ा समूह मतलब आपके बचपन के लंगोटिया यार। ठीक, क्रीड़ा समूह और आपका विवाह, आपके पड़ोसी, ये सब क्या हुए आप लोगों की प्राथमिक साधनों में समाजीकरण के। समाजीकरण के द्वितीयक साधन के रूप में अगर आप लोग देखेंगे तो द्वितीयक साधन में आप लोगों का क्या है, वर्ग, आप किस वर्ग में है ना, आप किस जाति में है, आप किस राष्ट्र में है। ठीक है, ये आप लोगों के समाजीकरण का द्वितीयक साधन है। इसके साथ साथ आप किस राजनीतिक दल के साथ आपका जुड़ाव महसूस करते हैं, राजनीतिक दल, आप किस धर्म से बिलोंग करते हैं। ठीक है, आप किस धर्म से बिलोंग करते हैं, आप किस भाषा समूह को प्रयोग कर रहे हैं, आप किस व्यावसायिक समूह या अन्य समूह से जुड़े हुए हैं, है ना। आप किस भाषा समूह से हैं, आप किस व्यावसायिक समूह से जुड़े हैं। ये आपके दो साधन होते हैं। कूले ने क्लियर बोला कि जो भी साधन है, जो भी व्यक्ति सीख रहा है, वो केवल इन्हीं दो साधनों से सीख रहा है। ठीक है, केवल इन्हीं दो साधनों से सीख रहा है। कौन बोला है? कूले जी बोले। ठीक है, ठीक है।
हम जितना कलाकारी कर सकते थे कर दिए, इससे अच्छा कलाकारी नहीं होगा। तो ये आप लोग लिख लीजिए। ये कूले महोदय के अनुसार प्रश्न आया था सीजीपीएससी में। सीजीपीएससी अगर गलत नहीं हूं तो 2019 या 20 में ये प्रश्न आया था कि कूले महोदय के प्राथमिक साधन, कूले महोदय के अनुसार सामाजिकरण के प्राथमिक साधन को समझाइए, ये प्रश्न आया था। तो ये आप लोगों को याद होना चाहिए। प्राथमिक साधन के अंतर्गत परिवार, रिश्तेदार, मित्र मंडली, क्रीड़ा समूह होते हैं जिनके साथ व्यक्ति प्रथमतया संबंध में आता है, प्रथमतया संपर्क में आता है। ठीक है, क्लियर है? ऑनलाइन वाले अरे जिंदा विंदा हो कि नहीं हो? चलो ठीक है, जो भी पढ़ते पढ़ते सो जाते हो ध्यान रखो, 50 नंबर है इसमें, ठीक है ना। समाजीकरण से आप लोगों को कंटिन्यूअस पेपर में प्रश्न आया है, भूलना मत, ठीक है। समाजीकरण वाली टॉपिक को छोड़ना ही नहीं है, और यह आपके जीवन के लिए भी इंपॉर्टेंट है भाई। चलो देखिए, अब हम देखते हैं समाजीकरण के प्रमुख अभिकरण। समाजीकरण के प्रमुख अभिकरण। समाजीकरण के प्रमुख अभिकरण। समाजीकरण के प्रमुख अभिकरण क्या चीज है भाई? व्हाट आर द एजेंसीज, किनके माध्यम से समाजीकरण होता है, ये चीज है एजेंसीज। एजेंसीज क्लियर है? एजेंसीज, वेरी गुड। अच्छा ये एएस नहीं है, ये ईएस है, ये दिख नहीं रहा है ये। ये आईईएस है, ये एजेंसीज, ठीक है। समाजीकरण के प्रमुख अभिकरण। तो समाजीकरण के प्रमुख अभिकरण में क्या क्या है? सबसे पहले है आप लोगों का परिवार, एक्सप्लेन करना है परिवार को आप लोगों को। परिवार के रूप में आप लोग सबसे पहले प्राथमिक समूह सबसे महत्वपूर्ण संस्थान है ना। बच्चे के समाजीकरण के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी जो संस्थान है वो कौन सा है? परिवार है। चलो ठीक, दूसरा आप लोगों का, अच्छा इसको लिखना पड़ेगा ना, आप लोग कैसे लिखेंगे? जो सुन लिए वो तो सुन लिए, जो नहीं सुन पाए वो चलो लिख लेते हैं यहां पे। परिवार प्राथमिक और सबसे महत्वपूर्ण संस्था है। परिवार प्राथमिक और सबसे महत्वपूर्ण संस्था है जो बच्चों के समाजीकरण के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी है। क्लियर है क्या? बच्चों के समाजीकरण के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी है, ठीक है ना। इसके बाद है आप लोगों का सेकंड क्या है? शिक्षण संस्थाएं। शिक्षण संस्थाएं, दूसरा समाजीकरण का स्तर क्या है? शिक्षण संस्था। बच्चा जिस स्कूल में शिक्षा प्राप्त करता है वो उसके विचार और दृष्टिकोण को प्रभावित करते हैं, ठीक है ना। अच्छी शिक्षा बच्चों को अच्छा नागरिक और बुरी शिक्षा उसे अपराधी बना सकती है, ठीक। लिखें क्या? बच्चा स्कूल में शिक्षा प्राप्त करता है जिससे उसके विचारों और दृष्टिकोण का निर्माण
होता है, दृष्टिकोण का निर्माण होता है। ठीक है, दृष्टिकोण निर्मित हो गया। फिर हम लोग क्या करेंगे, अच्छी शिक्षा। अच्छी शिक्षा बच्चों में अच्छे गुण, व्यवहार व व्यक्तित्व के लिए प्रेरित करता है। ठीक, उसको प्रेरित करता है, प्रेरित करता है। ये चीज होगी आप लोगों का। फिर आप लोगों को पढ़ना है क्या, क्रीड़ा समूह। समाजीकरण के दो साधन हो गए, परिवार और शिक्षण संस्था। तीसरा है आप लोगों का क्रीड़ा समूह। क्या बोल रहा हूं मैं, क्रीड़ा समूह। आप जिनके साथ खेल रहे हैं, जो स्कूल में आपके बच्चे बने, जो स्कूल में आपके दोस्त बने, या आपके पड़ोसी अड़ोसी में जो आपके दोस्त यार बने, है ना, ये जो आप लोगों के साथ संबंध, सहयोग और पारस्परिक सद्भावना पर आधारित है ना। बच्चे के भीतर संबंध, सहयोग, प्रतिस्पर्धा 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 आदि को बढ़ाने में सहायक होती है। राइट, ये चीज क्या होती है, इसको बढ़ाने में सहायक होती है। समझ आया क्या। इसके बाद यही जो वो है, यही जो आपका मित्रगण समूह है, यही मित्रगण समूह आपको सहकारी नैतिकता, संस्कृति की कुछ अनौपचारिक बातें यथा फैशन और जो निषिद्ध ज्ञान है उन सबको सिखाता है ना। जो लड़के स्मोकिंग करते होंगे उन लड़कों को स्मोकिंग उनके माता पिता नहीं सिखाए होंगे, उनके दोस्त यार सिखाए होंगे। ठीक है, जो लोग करते होंगे वो लोग बताएंगे भाई, हालांकि बताएगा तो कोई भी नहीं है, मैं भी जानता हूं, लेकिन फिर भी अगर किसी में है कि हाँ भाई हम करते हैं तो आप स्मोकिंग के लिए बता सकते हैं। और मैं जरूर इस बात को दावे के साथ कह रहा हूं कि जो भी बच्चे कर रहे हैं ना उनको सिखाने वाला व्यक्ति उनका कोई ना कोई जिगरी यार है, एकदम जिगरी यार है ना, ऐसा नहीं कि दूर दराज का व्यक्ति है ना। ये जो है क्रीड़ा समूह ही आप में नैतिकता और अनैतिकता का विकास करती है। अनैतिकता का विकास करती है। ठीक, यहां पर यह अनैतिकता का विकास हुआ इसी अभिकरण से बच्चा, इसी अभिकरण से बच्चा निषिद्ध ज्ञान, निषिद्ध ज्ञान, फैशन वैशन भी लिख सकते हो, फैशन आदि सीखता है। यहां पर निषिद्ध ज्ञान का मतलब आप लोगों का स्मोकिंग है भाई, ठीक है ना।
स्मोकिंग, ड्रिंक, और क्या है निषिद्ध ज्ञान में, यही सब है ना। और जो भी होता होगा आइडिया नहीं है, कमेंट कर देना आप लोग, जो क्लास में बैठे हो वो लोग तो बता ही देना, है ना। आप लोग तो एप्लीकेशन के अंदर ही रहते हो, दुनिया नहीं जानती आपको, हम जानते हैं। ठीक है, चलिए चौथा आप लोगों को देखते हैं। चौथा है आप लोगों का जो आपके सामाजिककरण को बढ़ाती है, वह है आपका धार्मिक समूह। धार्मिक समूह, रिलीजियस ग्रुप। आप किस रिलीजियस ग्रुप में हैं, ये आपको जो बच्चे माता पिता के साथ धार्मिक संस्थाओं में जाते हैं, है ना, और वहां पर धार्मिक संस्कार करते देखते हैं, धार्मिक प्रवचन सुनते हैं, जो उनके दिशा को निर्धारित करते हैं और उनके विचारों को प्रभावित करते हैं। क्या क्या बोला मैं? पहला, बच्चे माता पिता के साथ धार्मिक संस्थाओं में जाते हैं, ठीक, वहां धार्मिक प्रवचन, संस्कार आदि सीखते हैं, संस्कार आदि सीखते हैं, तथा संस्कार आदि सीखते हैं, और यहीं से क्या होता है, तथा नहीं होगा, संस्कार आदि सीखते हैं जो कि उनके विचारों को प्रभावित करते हैं, ठीक है, जो कि उनके विचारों को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, कि आप लोगों का सीखते हैं, आदि सीखते हैं, ठीक है। इसके बाद पांचवी जो समाजीकरण की संस्था है वो राज्य। राज्य क्या करती है? राज्य एक सत्तायुक्त एजेंसी है। ये क्या करती है? आप लोगों के कानूनों का निर्माण करती है, और कानूनों के निर्माण से क्या होता है कि उनके अपेक्षित आचरण के लिए भी ये क्या करती है, नियमों का निर्धारण करती है, और लोगों को इन कानूनों को मानना आवश्यक है। ट्रैफिक का रूल अगर तोड़े तो ट्रैफिक रूल तोड़ने पे, चाहे मैं तोड़ूं चाहे आप तोड़े, आपके ऊपर जो फाइन है वो आना ही आना है। आजकल तो 10-10 हजार तक फाइन आ रहा है, ठीक है ना। जितने की साइकिल नहीं उतने का क्लेम आ जा रहा है, तो लोग साइकिल वाइकल भी छोड़ दे रहे हैं आजकल, है ना। तो ऐसा हो गया कि राज्य जो है वो कुछ कानून बनाती है, और उसके आधार पर आपको क्या करता है, सामाजिक व्यवहार जो है वो आप लोगों को अपना उसके हिसाब से रखना पड़ता है। अगर नहीं रखोगे तो क्या होगा, आप दंड के भागी बनेंगे, ठीक है ना। राज्य क्या करता है? राज्य द्वारा समय समय पर कानूनों का निर्माण किया जाता है, तथा नागरिकों से उनके नियमों के पालन की अपेक्षा की जाती है, ठीक है, पालन की अपेक्षा की जाती है। और ये जो पालन की अपेक्षा की जाती है, जिसे
मानना अनिवार्य होता है, तथा जिसके उल्लंघन पर व्यक्ति को दंडित भी किया जा सकता है। ठीक है, ये 5 आप लोगों के सामाजिकरण के साधन है, एजेंसीज हैं, अभिकरण है, सॉरी, है ना। ये सामाजिकरण के आप लोगों के क्या है, अभिकरण है। यहाँ आप लोगों को अभिकरण से कई बार प्रश्न पूछा है, लास्ट में तो मैं प्रश्न कराऊंगा ही कराऊंगा, ठीक है ना। तो लास्ट में जब हम प्रश्न करेंगे उस समय मैं आप लोगों को इस चीज को और बता दूंगा अच्छे से, ठीक। अब देखो, अब आप लोगों को क्या करना है, अब आप लोगों को जो सामाजिकरण के सिद्धांत हैं वो हमको देखना है। क्या देखना है, सामाजिकरण के सिद्धांत, सामाजिकरण के सिद्धांत। अभी तक आप लोगों से प्रश्न पत्र के अंदर, सीजीपीएससी मेंस के अंदर आप लोगों को कूले का जो आत्म विकास का सिद्धांत है वो पूछा गया है ना। इसके साथ साथ आप लोगों के पास 2 और है, कूले के साथ साथ 2 और लोग हैं। 3 लोगों ने सामाजिकरण के सिद्धांत दिए हैं। सबसे पहले है कूले जी, दूसरा है आपका मीड, और तीसरा है आपका सिगमंड फ्राइड। सिगमंड फ्राइड, इन 3 लोगों ने सामाजिकरण के सिद्धांत दिए हैं, ठीक है। अब इन तीनों के सिद्धांत को हमको पढ़ना है, और इन तीनों के सिद्धांत में से एक सिद्धांत तो आप लोगों को पूछा भी है, ठीक। तो चलो शुरू करते हैं हम लोग सामाजिकरण के सिद्धांत के बारे में। सामाजिकरण का सिद्धांत कूले, मीड और सिगमंड फ्राइड, 3 लोगों का हमको पढ़ना है, ठीक। तो कूले का सिद्धांत देखते हैं। कूले का सिद्धांत क्या है, कूले का सिद्धांत, कूले के सिद्धांत के पहले ना सामाजिकरण को समझ लो। सामाजिकरण क्या चीज है, आत्म का जो विकास होता है वो सामाजिकरण का क्या होता है, केंद्र बिंदु होता है। आत्म मतलब क्या है, आप, है ना। आत्म का विकास सामाजिकरण का केंद्र बिंदु है। सामाजिकरण का केंद्र होता है, राइट। सामाजिकरण का केंद्र क्या है, आत्म का विकास, ठीक। जब बच्चे का जन्म होता है तो उसके पास स्वयं की कोई चेतना नहीं होती है, ये चीज तो आप लोग जानते हैं। जैसा मैं शुरू में ही बताया, बच्चा शुरू में आ बाबा 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 करता है, उसको पता है क्या कि आप कौन है, या फिर वो जो महिला उसको उठा के रखी वो कौन है, उसको नहीं पता है। उसको तो नर्स में भी अपनी माँ दिखती है, उसको अपनी माँ में भी माँ दिखती है, उसको दादी में भी माँ दिखती है, बुआ में भी माँ दिखती है। उसको ये चीज नहीं पता होता है कि ये मेरी बुआ है, ये मेरी माँ है, ये नर्स है, ये पड़ोस वाली आंटी है, ये पड़ोस वाली दीदी है, ये नहीं पता होता है। तो व्यक्ति में जो आत्म का विकास है ना, वो उस विकास के माध्यम से, पहले तो आपका आत्म विकास होगा, पहले स्व का विकास होगा, तब आप सामाजिकरण की प्रक्रिया में जाएंगे, है ना। पहले व्यक्ति खुद को जानेगा तब वो होगा। तो स्व का विकास कैसे होता है, इसी को सामाजिकरण की प्रक्रिया के तहत वो सीखता है ना। जब बच्चे का जन्म होता है तो उसकी स्वयं की कोई चेतना नहीं होती है, अपने आसपास के संबंधों
को वह समाजीकरण की प्रक्रिया के तहत ही सीखता है। ठीक है ना, ये चीज आप जानते हैं। जन्म होता है तो वह, जब बच्चे का जन्म होता है तो वह नहीं, तो वह नहीं, तो उसकी स्वयं की कोई चेतना नहीं होती है। ठीक है, उसकी स्वयं की कोई चेतना नहीं होती है। वह अपने आसपास के संबंधों से वह अपने आसपास के संबंधों से ही समाजीकरण की प्रक्रिया सीखता है। ठीक है, प्रक्रिया सीखता है, ये चीज क्लियर है। अब हम चलते हैं किसके पास, कूले महोदय के पास। कूले महोदय क्या बोले, कूले महोदय ने जो आत्मविकास का जो सिद्धांत दिया, कूले महोदय के अनुसार इनका आत्मविकास का सिद्धांत दर्पण सिद्धांत भी कहलाता है। कूले महोदय क्या बोलते हैं कि बच्चा जो है वो दर्पण की तरह, बच्चे के सामने, कोई बच्चा है उसके सामने अगर कोई दर्पण रख दिया जाए तो वो जैसा कर रहा है वो वैसा ही करेगा। तो बच्चे के सामने उसका पिता आके अब कर रहा है, उसकी माँ आके अब कर रही है ना। तो बच्चा क्या कर रहा है, बच्चे को पहले हाथ दिखाओ, हाय करो, सिखाते हैं ना, ऐसे ही सिखाते हैं हाय करो, तो फिर बच्चा हाय करता है। बच्चे को अपन बोलते हैं बेटा नमस्ते करो, नमस्ते कर रहा है ना। बच्चे को अपन पूरा कार्टून बना के रखते हैं ना बचपन में, तो वो धीरे धीरे सीखता है। तो यही चीज दर्पण का सिद्धांत, फूले महोदय बोले कि बच्चा कैसे सीखता है, उसको जो सिखाया जा रहा है उसके सामने, मतलब अभी मैं आपके सामने हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, आपको बोल रहा हूं कि आप हाथ जोड़िए, तो आप मुझे देखकर जैसा हाथ जोड़ेंगे, क्या हुआ कि मेरी तरह आप भी करने की कोशिश कर रहे हैं। दर्पण का प्रयोग मतलब आप मेरी तरह अगर करने की कोशिश करेंगे, तो मैं अभी इस अवस्था में हूं, थोड़ी देर में ऐसा हो गया है ना, तो आप कैसे करेंगे, ऐसा करेंगे। तो ये जो चीज है दर्पण की तरह व्यवहार करना, दर्पण की तरह व्यवहार करता है कौन, बच्चा। ये कौन बोला आप लोगों का, फूले महोदय, है ना। तो इनका जो आत्मविकास का सिद्धांत है वो दर्पण का सिद्धांत कहलाता है। इस सिद्धांत के अनुसार क्या होता है उस चीज को देखो। देखो क्या है ये चीज, सिद्धांत इसके अनुसार स्व के बारे में धारणा दूसरे व्यक्तियों की सहायता से बनाता है। बच्चा स्व की धारणा दूसरे व्यक्तियों के अनुसार बनाता है, दूसरे व्यक्तियों के अनुसार बनाता है। ठीक है, स्व के उदाहरण दूसरे के अनुसार बनाता है। जिस प्रकार अपना जो दर्पण है ना, उसमें हम जैसा हाथ हिला रहे हैं वैसा ही हाथ हिलता है ना। तो वैसे ही हम एक दूसरे के प्रतिबिंब का निर्माण करते हैं। तो वैसे ही इन्होंने बोला कि दूसरे व्यक्ति हमारा सामाजिक दर्पण होते हैं। इनके अनुसार
दूसरे व्यक्ति हमारा सामाजिक क्या होते हैं? दर्पण होते हैं। दूसरे व्यक्ति हमारा सामाजिक दर्पण होते हैं, जिसके माध्यम से हम अपने बारे में क्या करते हैं? धारणा बनाते हैं। जिसके माध्यम से हम अपने बारे में धारणा बनाते हैं। क्लियर है? दर्पण सिद्धांत के 3 तत्व हैं। दर्पण सिद्धांत के 3 मुख्य तत्व हैं। क्या क्या है? सबसे पहला, दूसरे लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं? पर कर रहा हूं मैं। दूसरे लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं? पहला प्रश्न। दूसरा, हम अपनी धारणा का विकास किसके आधार पर करते हैं? दूसरे लोगों ने जो मेरे बारे में धारणा बनाई है, उसके संदर्भ में मैं अपने बारे में क्या सोच रखता हूं। दूसरे लोगों ने मेरी जो धारणा बनाई है, मैं उसके बारे में क्या सोचता हूं। ठीक, मैं उसके बारे में क्या सोचता हूं और मैं अपने बारे में सोचकर अपने आप को कैसा मानता हूं। तीसरा इसका तत्व होता है कि मैं अपने बारे में सोचकर अपने को कैसा मानता हूं। अपने को कैसा मानता हूं। ठीक, मैं अपने को कैसा मानता हूं। 3 तत्व है समाजीकरण के अंतर्गत यहां पर मुख्य तत्व। सबसे पहले, दूसरे मेरे बारे में क्या सोचते हैं, ये मैं सोचे, है ना। दूसरे लोगों ने मेरी जो धारणा बनाई है, उसके बारे में मेरी स्वयं की क्या राय है, स्वयं मैं क्या सोचता हूं, ये दूसरा तत्व होता है। और तीसरा होता है कि मैं अपने बारे में सोचकर अपने को कैसा मानता हूं। इसके आधार पर हमारा कैसा बन रहा है, एक स्व की अवधारणा हमारी विकसित हो रही है ना। दूसरे व्यक्तियों के किसी के बारे में क्या वास्तविक विचार है तथा वे उसे कैसा चित्रित करते हैं, इस विषय पर व्यक्ति की धारणा में काफी भिन्नता हो सकती है। आत्म का विकास सामाजिक अनुभव का विषय है और यह सामाजिक अंतःक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होता है। ठीक है ना। इसी को आत्म जो कुले महोदय कंक्लूड करते हैं, बोलते हैं क्या कि आत्म का विकास सामाजिक अनुभव का विषय है। अनुभव कर रहे हैं ना कि वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है, वो जो सोच रहा है वो बारे में मैं क्या सोच रहा हूं, अनुभव का विषय है। ये आपको कंक्लूजन इसी में करना है ना। आत्म का विकास सामाजिक अनुभव का विषय है और यह सामाजिक अंतःक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होता है और यह सामाजिक अंतःक्रिया
अंतःक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न ठीक है। अरे ये पूरा हैंडराइटिंग तो यहाँ पे गड़बड़ हो गया, इसको ठीक करते हैं थोड़ा सा। सामाजिक अंतःक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होता है। ठीक है, ये हो गया पूरा। ये आपका कूले का जो सामाजिक वो सिद्धांत है, ये कूले का सामाजिक सिद्धांत, दिस इज इट। आप लोगों को इतना ही लिखना है। कूले के सामाजिक सिद्धांत के बारे में पूछे जाए तो केवल इतना ही लिख देना है, इससे ज्यादा आप लोगों को लिखना नहीं है। ठीक। तीसरा है आप लोगों का दूसरा आप लोग अगर आप सिद्धांत देखेंगे तो दूसरा सिद्धांत है किसका? मीड का सिद्धांत। मीड का सिद्धांत, इन्होंने भी आत्म के विकास से संबंधित सिद्धांत दिया है। आत्म का विकास कैसे होता है इन्होंने भी बोला है। एक मिनट, अब हम थोड़ा पानी पी लें, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, मीड ने आगे मीड ने बात बोली। मीड्स थ्योरी बोलते हैं इसको, मीड्स थ्योरी ऑफ सोशलाइजेशन, मीड का सिद्धांत। मीड ने क्या बोला? मीड ने बोला कि समाजीकरण की प्रक्रिया, मीड ने समाजीकरण की प्रक्रिया का एक समाजशास्त्री विश्लेषण किया है। उनके अनुसार बच्चे दूसरे व्यक्तियों से जब संवादात्मक संपर्क होता है, बच्चे का दूसरे व्यक्तियों से जब संवादात्मक संपर्क होता है तब आत्मा का विकास होता है। ठीक है, सबसे पहले मीड क्या है? समाजशास्त्री विश्लेषण करता है। ठीक है ना, मीड ने समाजीकरण की प्रक्रिया का समाजशास्त्री विश्लेषण किया है। ये पहली लाइन है यहां पे। मीड ने समाजीकरण की प्रक्रिया का समाज शास्त्रीय विश्लेषण किया है। समाजशास्त्रीय विश्लेषण किया है, पहला चीज। दूसरा चीज कि उनके अनुसार बच्चों में बच्चे का उनके अनुसार बच्चे का दूसरे व्यक्तियों से जब संवादात्मक संपर्क होता है, बच्चे का दूसरे व्यक्तियों से जब संवहनात्मक संपर्क होता है संवहनात्मक संपर्क होता है तब आत्मा का विकास होता है। तब आत्मा का विकास होता है। संवादात्मक संपर्क, कम्युनिकेटिव कांटेक्ट। ठीक, कम्युनिकेटिव कांटेक्ट क्या होता है कि बच्चा जो है, बच्चा
आरंभ में, जब वो नवजात अवस्था में होता है, नवजात अवस्था में वो किसके संपर्क में होता है? अपनी माता के संपर्क में। किसके लिए? अपनी समस्त क्रियाओं के लिए वो केवल और केवल किस पर डिपेंडेंट है? अपनी माता के ऊपर। संपर्क यहाँ पर उसका सबसे पहले किससे स्थापित हुआ है? यहाँ पर उसका संपर्क स्थापित हुआ है केवल और केवल उसकी माता से, है ना। और यही संवहनात्मक संपर्क जो है उसके अंदर क्या विकास कर रहा है? समाजीकरण विकास कर रहा है, उसके अंदर सोशलाइजेशन को विकास कर रहा है। तो जो मीड महोदय हैं उन्होंने बोला कि जब जब बच्चा किसी से भी इस प्रकार के कांटेक्ट में आता है ना, कम्युनिकेटिव कांटेक्ट के अंदर जब आता है, संवहनात्मक संपर्क के अंदर जब आता है, तो उसके अंदर क्या होता है? स्व का विकास होता है, ठीक है ना। पहले बच्चा अपनी मां के ऊपर निर्भर होता है, फिर वो आगे बढ़ता है और भावनात्मक स्तर पर माता के साथ जुड़ जाता है और स्वयं का क्या करता है? मां के साथ जुड़ाव महसूस करता है। इस व्यवस्था में माता की भूमिका श्रेष्ठ और बच्चे की अधीनस्थ होती है, राइट। लिख लेते हैं इस चीज को। नवजात अवस्था में बच्चे का प्रथम संपर्क अपनी माता से होता है और यही उसकी सामाजिकरण की शुरुआती सीढ़ी होती है। यहाँ बच्चा भावनात्मक व शारीरिक रूप से अपनी माता पर निर्भर होता है, अपनी माता पर निर्भर होता है भावनात्मक और शारीरिक रूप से, ठीक है। ये चीज हो गया। उसके बाद क्या था? इस अवस्था में मतलब नवजात अवस्था में माता की भूमिका श्रेष्ठ व शिशु की भूमिका अधीनस्थ होती है। माता की भूमिका श्रेष्ठ और शिशु की भूमिका अधीनस्थ होती है, ठीक है। और यही प्रक्रिया वह पिता तथा अन्य के साथ दोहराता है। पिता व अन्य के साथ दोहराता है। पिता व अन्य के साथ क्या करता है? दोहराता है, ठीक है ना। यहां पर ये स्टेटमेंट अनिवार्य है जो मैं लिख रहा हूं। आत्मा का अनिवार्य तत्व इसका परिवर्तनीय रूप है। आत्मा का अनिवार्य तत्व
इसका परिवर्तनीय रूप है। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। ये आत्मा का अनिवार्य तत्व उसका परिवर्तनीय रूप है ना। अब इसके बाद इस पे एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। ये जो परिवर्तनीय रूप है इससे मिड का अभिप्राय है कि आत्म स्वयं में कर्ता भी हो सकता है कि आत्म स्वयं में कर्ता भी हो सकता है, कर्ता भी हो सकता है। ठीक है ना, आत्मा स्वयं में क्या हो सकता है, कर्ता भी हो सकता है और कर्म भी। ठीक, कर्ता भी हो सकता है और क्या हो सकता है, कर्म भी। दोनों ही चीज हो सकता है आत्मा के साथ। ठीक है ना, वह स्वयं अपने बारे में विचार कर सकता है अथवा जैसा कि हम करते हैं वह स्वयं के प्रति चेतनाशील हो सकता है। आत्मा जो है क्या बोल रहा है कि आत्मा स्वयं के बारे में विचार कर सकता है, तथा चेतनाशील हो सकता है। ठीक, चेतनाशील हो सकता है। मिड के अनुसार जो आत्मा है वो सामाजिक अंतःक्रिया से विकसित होने वाली वस्तु है जो नई परिस्थितियों और संघर्षों का जन्म होने पर स्वयं को निरंतर समायोजित करती है। ठीक है ना, ये लास्ट आपका कंक्लूडिंग लाइन है, निष्कर्ष देना है कि मिड का सिद्धांत यदि पूछा जाए तो आप लोगों को लास्ट कंक्लूड करना है। 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो लास्ट में आप लोगों को कंक्लूड करना है। तो कंक्लूडिंग रिमार्क्स सेम टू सेम जाना चाहिए, कंक्लूडिंग रिमार्क्स में ज्यादा चेंजेस नहीं करने हैं। ठीक है ना, मिड के अनुसार आत्मा सामाजिक अंतःक्रिया, आत्म सामाजिक अंतःक्रिया से विकसित होने वाली वस्तु है जो नई परिस्थितियों एवं संघर्षों का जन्म होने पर नई परिस्थितियों एवं संघर्षों का जन्म होने पर नई परिस्थितियों एवं संघर्षों का जन्म होने पर स्वयं को निरंतर समायोजित करती है, स्वयं को निरंतर समायोजित करती है। ठीक है, स्वयं को निरंतर समायोजित करती है। ये आप लोगों का मिड का सिद्धांत हो गया। मिड का सिद्धांत यहाँ पे समाप्त होता है। मिड के समाजीकरण के सिद्धांत के बाद अगला आप लोगों को जो समाजीकरण के सिद्धांत देने वाले व्यक्ति थे उनका नाम था फ्रायड, सिगमंड फ्रायड हुए, है ना, फ्रायड का सिद्धांत।
फ्रायड अगर मैं गलत नहीं हूं तो जर्मनी के समाजशास्त्री थे। इन्होंने इड, ईगो और सुपर ईगो के नाम से पूरे समाजीकरण, पूरे व्यक्ति के विकास को समझाया है ना। ये जो है अपने सिद्धांत को मानसिक क्रियाओं के आधार पर समझाए हैं। सिगमंड फ्रायड मनोविज्ञान, मनोविश्लेषण के जनक है भाई, याद रखिएगा। ये क्या है? मनोविश्लेषण के जनक है। मनोविश्लेषण के जनक है। इन्होंने, ये लिखने की आवश्यकता नहीं, ये बस मैं ऐसे ही लिख दे रहा हूं, समाजीकरण को मनो विज्ञान या मानसिक क्रियाओं के आधार पर समझाया है। ठीक है, ये आप लोगों का सिगमंड फ्रायड है। सिगमंड फ्रायड ने आत्म तथा समाज के कूले और मीड के सिद्धांत के साथ असहमति जताई। इन्होंने बोला कि ये जो कूले महोदय और बोल रहे हैं, कूले और जो मीड महोदय है ना, कूले और मीड ये जो बोल रहे हैं, मैं इनके साथ नहीं हूं, है ना। उनके अनुसार आत्मा और समाज एक सा नहीं होता है। इन्होंने क्या बोला कि आत्मा से सारी चीजें विकसित हो रही हैं, है ना। व्यक्ति समाज से आत्मा का निर्माण कर रहा है, एक बोल रहा है कि जो आत्मा समाज के साथ साथ उसका निर्माण हो रहा है। तो इन्होंने क्या बोला कि व्यक्ति का आत्मा और उसका जो समाज है ना, आत्मा और उसका जो समाज है, ये क्या है? समरूप नहीं होता, एक सा नहीं होता, एक सा नहीं होता। तो ये होता कैसे है? अब इसी सिद्धांत को हम लोग देखेंगे कि इन्होंने बोला क्या और ये होता कैसे है। ठीक है ना। ये मनोविश्लेषण के जनक थे, तो इन्होंने जो कहा और जिन्होंने जो किया, वो पूरी जो व्याख्या है इनकी समाजीकरण की प्रक्रिया की व्याख्या में 3 स्टेटमेंट है जो मन की विभिन्न अवस्थाओं को दर्शाते हैं। ठीक है, चलिए लिखते हैं इसको। इन्होंने समाजीकरण की प्रक्रिया, इन्होंने समाजीकरण की प्रक्रिया की व्याख्या सबसे पहले इड, इंग्लिश में आईडी, इड, अहम, अहम जिसको आप लोग बोलते हैं ईगो। ठीक, इड, ईगो और पराहम, सुपर ईगो तथा पराहम। सुपर ईगो जो मन की 3 अवस्थाएं हैं के आधार पर समझाया। ठीक है, 3 अवस्थाओं के आधार पर समझाया मन की। अब इनका जो पूरा ईगो का कंसेप्ट है, इस ईगो के कंसेप्ट को देख लेते हैं। जो ईगो का कंसेप्ट है वो क्या बोलता है? इड। इड क्या चीज है? इड है व्यक्ति की इड का संबंध व्यक्ति की मूल प्रेरणाओं से संबंधित है। ये हमारी सभी इच्छाएं इड द्वारा प्रेरित होती हैं। इड व्यक्ति की मूल प्रेरणाओं का स्रोत है, मूल प्रेरणाओं का
स्रोत है, ठीक है ना। व्यक्ति की मूल प्रेरणाओं का स्रोत है हमारी सभी इच्छाएं, हमारी सभी इच्छाएं ईड से संचालित होती हैं, ठीक है ना। ईड से संचालित होती हैं। दूसरा इन्होंने बोला ईगो। ईगो को इन्होंने कैसे डिफाइन किया है? ईगो क्या है? आपकी वास्तविकता है, अर्थात समाज ने व्यक्ति की इच्छा पूर्ति के लिए क्या नियम बना रखे हैं, इसका ज्ञान हमें क्या देता है? अहम देता है, ठीक है ना। ईगो क्या है? वास्तविकता है। इन्होंने बोला कि अहम वास्तविकता है, अहम वास्तविकता है, अर्थात समाज ने व्यक्ति की इच्छा पूर्ति के लिए समाज ने व्यक्ति की इच्छा पूर्ति के लिए क्या नियम आदि बनाए हैं, क्या नियम आदि बनाए हैं, इसका ज्ञान हमें कौन देता है? अहम देता है, ठीक, क्लियर है। इसका ज्ञान हमको कौन देगा? अहम देगा। अहम क्या चीज कर रहा है आप लोगों को? जो क्या वास्तविकता है उसके बारे में जानकारी कौन दे रहा है? अहम दे रहा है, ठीक है। इसके बाद आता है सुपर ईगो। सुपर ईगो क्या है? सुपर ईगो व्यक्ति की वह चेतना या अंतरात्मा है जो निश्चय करती है कि व्यक्ति को कोई कार्य करना चाहिए या नहीं, ठीक है। क्लियर है क्या? देखो, इसके बाद क्या है? पराहम। पराहम सुपर ईगो। सुपर ईगो को क्या बोल रहे हैं? व्यक्ति की वह चेतना है व्यक्ति की वह चेतना है जो व्यक्ति की वह चेतना है जो निश्चय करती है कि अमुक कार्य करना चाहिए अथवा नहीं, करना चाहिए अथवा नहीं, ठीक है। 3 चीज हो गई। अब देखो, ये तीनों तो हमने परिभाषित कर लिया कि तीनों क्या क्या चीज है। अब इन सब के माध्यम से समाजीकरण कैसे विकसित हो, इस चीज को देखते हैं। सबसे पहले बोले कि ईड और अहम, क्या चीज कंपेयर हो रहा है? ईड। ईड है और अहम है। ईड मतलब अपने इच्छा, और जो वास्तविकता है उसके बीच क्या होता है? अपने इच्छा और वास्तविकता के बीच संघर्ष होता है। ठीक है, संघर्ष रहता है। ईड को सामान्यतः दबाया जाता है, परंतु कभी कभी यह पराहम का खुला विरोध करके फूट पड़ता है, ठीक है ना।
इच्छाओं को हम दबाने की कोशिश करते हैं, ईड को दबाया जाता है, ईड को दबाया जाता है, परंतु कभी कभी क्या होता है, कभी कभी यह पराहम के विरोध से फूट पड़ता है। ठीक है ना। क्या सही है क्या गलत है इन सबको छोड़ के हम क्या करते हैं, ये मेरी इच्छा है और ये होना चाहिए। इस बारे में जब हम इस संघर्ष पे, इस निर्णय पे पहुंचते हैं तो इसको क्या बोल रहे हैं, पराहम का विरोध। हम उस चीज का विरोध कर रहे हैं कि क्या सही है। नैतिकता के दायरे से जब हम आगे बढ़कर अपनी केवल और केवल इच्छाओं को जब मानते हैं तो वो क्या हो गया आप लोगों की, ये एक अवस्था हो गई। ठीक है ना। और ये जो कभी कभी जो है इसकी अभिव्यक्ति कैसे होती है, हाँ आप डायरेक्ट किसी चीज को ये नहीं करते कि ये मेरी इच्छा नहीं है, आप फिर तोड़फोड़ करना शुरू कर देते हैं। ठीक है ना। तो ये क्या है, आप लोग तोड़फोड़ करना शुरू कर दिए तो ये आपको जो समाजीकरण से जो रोका जा रहा है, ये रोका जा रहा है, उसका परिणाम होता है। ठीक। कभी कभी इसकी अभिव्यक्ति छद्मवेश में होती है। छद्मवेश मतलब छुपे हुए रूप में। ये तो हो गया छद्मवेश। अब इड और अहम के बीच की बात हो गई। इसके बाद क्या होता है कि जो इड है और अहम के संघर्ष में मनोविज्ञान का जन्म होता है। ठीक है ना। यही इड और अहम के संघर्ष में क्या होता है, मनोविज्ञान का जन्म होता है। और फ्रायड क्या बोलते हैं कि इड, अहम और पराअहम के अंतर्द्वंद की प्रक्रिया में क्या होता है, समाजीकरण पनपता है। ठीक। क्या बोल रहे हैं, इड और अहम दो चीजें हैं। इड और अहम के संघर्ष में मनोविज्ञान का जन्म होता है। मनोविज्ञान का जन्म होता है। फ्रायड का निष्कर्ष क्या बोलता है, फ्रायड का निष्कर्ष है कि फ्रायड अपने पूरे इस सारी प्रक्रिया को समझने के बाद उन्होंने क्या बोला कि फ्रायड का निष्कर्ष क्या बोलता है कि इड, अहम और पराअहम, इड, ईगो और सुपर ईगो है ना, इन तीनों के अंतर्द्वंद के कॉन्फ्लिक्ट, अंतर्द्वंद को कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं। अंतर्द्वंद की प्रक्रिया में, अंतर्द्वंद की प्रक्रिया में व्यक्ति का समाजीकरण होता है। व्यक्ति का समाजीकरण होता है। ठीक। ये चीज अभी आपको समझाया था। इड और अहम के बीच जो संघर्ष होता है, तो इसी संघर्ष के बीच जब पराअहम भी आ जाता है, तो पराअहम के आने से क्या होता है कि नहीं, मैं उचित और अनुचित को मैं सोचने वाला नहीं हूं। ये चीज मैं सोच लेता हूं। उचित और अनुचित को जब मैं सोचकर कोई कार्य करता हूं तो क्या होता है कि मैं कोई कार्य कर रहा हूं, और उसी कार्य करने की प्रक्रिया को ही, उसी कार्य करने की प्रक्रिया से क्या होता है,
व्यक्ति का समाजीकरण होता है, व्यक्ति सोशलाइज होता है ना। जब व्यक्ति अपनी इच्छा को पूरी तरीके से ध्यान में रखता है, उसके बाद अपनी चेतना से उसको युक्त होता है ना, पराहम अपनी जो अहम है उससे, उसकी वास्तविकता से वो देखता है कि ये चीज क्या वास्तविक है और क्या वास्तविक नहीं है। फिर वो पराहम से उस चीज को तय करता है कि ये अमुक सही है या नहीं है। और उसके बावजूद इन सब के मध्य जो संघर्ष होता है, इन सब के संघर्ष से जब वो उस पे पहुंचता है कि नहीं मेरे को चाहिए, मतलब चाहिए, अपनी इच्छा पूर्ति करनी है, मतलब करनी है, और इसी इच्छा पूर्ति के क्रम में वो जिन प्रक्रियाओं से गुजरता है और उन्हीं प्रक्रियाओं से क्या होता है, व्यक्ति का सामाजिकरण होता है। ये कौन बोला है? आपका सिगमंड फ्रायड ने। सिगमंड फ्रायड ने इस चीज को बोला है। ठीक है, ये आप लोगों का पूरा समाजीकरण का टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब समाजीकरण से आप लोगों को क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं वो प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। आप लोगों को समाजीकरण से बहुधा जो प्रश्न पूछे गए हैं वो देख लीजिए किस क्या क्या है। सबसे पहले हम लोग बीते वर्ष आप लोगों को 2021 में आप लोगों के सामने एक प्रश्न आया था। ये प्रश्न अभी ये जो आपको कंसेप्ट पढ़ाया, ये कंसेप्ट में ही पूछा गया है। समाजीकरण में फूले द्वारा प्रतिपादित प्राथमिक समूह, फूले द्वारा प्रतिपादित, प्रतिपादित प्राथमिक समूह, प्राथमिक समूह की भूमिका स्पष्ट कीजिए। ये आप लोगों को कब पूछा है? 2021 में पूछा है। कितने नंबर में पूछा था? ये 8 मार्क्स में पूछा था। 8 मार्क्स मतलब 100 शब्दों में इसको लिखना था। प्राथमिक समूह में जो सामाजिक फूले द्वारा जो प्राथमिक समूह बताया गया है, वहां व्यक्ति का विकास कैसे होता है, वहां उसकी भूमिका क्या क्या होती है, मतलब क्या है, परिवार और क्रीड़ा समूह है और क्या क्या समूह है, उन सब के अंदर व्यक्ति समाजीकरण की अवस्था में कैसे गुजरता है, इन सारी चीजों को क्या करना है, बताना है। इस प्रश्न के अंदर बता लेंगे। चलिए नेक्स्ट है आप लोगों का जो प्रश्न पूछा गया इस टॉपिक से, वो आपको 2020 में पूछा गया था। 2020 में कितने नंबर का प्रश्न आया था? 2020 में 10 नंबर का प्रश्न आया था। 10 नंबर के प्रश्न में क्या पूछा कि समाजीकरण को परिभाषित कीजिए तथा इसके प्रमुख सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। ये जो अभी मैंने आपको बताया है थोड़ी देर पहले, समाजीकरण, सबसे पहले समाजीकरण को परिभाषित कीजिए। क्या हो गया? ये समाजीकरण को परिभाषित कीजिए। ठीक, तथा इसके प्रमुख सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। 10 नंबर में आया है 125 शब्द। 125 शब्द 13 लाइन या 15 लाइन अप्रॉक्स। ठीक है, कीजिए 125 शब्द। आपके सोशियोलॉजी का सबसे बड़ा टॉपिक जो है वो है समाजीकरण, और उसी से आप लोगों को 10 नंबर का क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, इसके बाद 2018 में आप लोगों को पूछा गया था, 2018 में पूछा गया था समाजीकरण के प्रमुख चरणों की व्याख्या करें। बताया क्या मैं? बाल्यावस्था, समाजीकरण के प्रमुख चरणों की व्याख्या करें। समाजीकरण के प्रमुख चरणों की व्याख्या करें। कब पूछा है? 2018 में पूछा है। कितने नंबर में पूछा है? 8 नंबर में पूछा है। लिखना कितने शब्द में है? 100 शब्द में है। आप लोगों को क्या बताना है इसमें? प्रमुख चरण के रूप में आप लोगों को जो बाल्यावस्था, शौच अवस्था, और उसके बाद फिर वैवाहिक अवस्था, युवा अवस्था, किशोरावस्था, वृद्धावस्था,
ये जो मैंने आपको बताया समाजीकरण के चरण, इनके बारे में आपको इस पर डील करना है। शॉर्ट शब्दों में उन सब चीजों को लिखना है जो मैंने आप लोगों को लिखवाया हुआ है, ठीक है क्या। इसके बाद फिर आप लोगों को 2015 में आया था ये प्रश्न, 2015 में प्रश्न आया है, समाजीकरण के अवधारणा स्पष्ट कीजिए। क्या पूछ रहा है? समाजीकरण, फिर से इसकी परिभाषा ही पूछ रहा है कि अवधारणा। पहली दो लाइन, पहले जो दो स्लाइड है उसमें मैंने आप लोगों को बताया है ना, उसमें आप लोगों को क्या करना है कि जो परिभाषा लिखाई गई है, एक तो सामान्य शब्दों में लिखा है और एक ग्रीन महोदय के अनुसार लिखा है ना। तो उनमें से सामान्य शब्दों में ग्रीन महोदय के अनुसार और एक ऑगबर्न के हिसाब से, ये तीन मैंने आप लोगों को लिखवाए हुए हैं। और उन तीन में से आप लोगों को कोई भी एक लिखना है कि ग्रीन महोदय के अनुसार समाजीकरण ये होता है कि अवधारणा स्पष्ट कीजिए, इसके प्रमुख अभिकरण बताइए, एजेंसीज, फिर से इसके प्रमुख अभिकरण बताइए। क्या क्या है भाई? परिवार है, इसके साधन है ना, प्रमुख अभिकरण, अभिकरण को ही आप लोग क्या बोलते हैं? साधन। समाजीकरण के साधन अभी पढ़ाया ना, वो सारा चीज यहां से आया है। और ये आप लोगों को 8 नंबर में ये प्रश्न पूछा गया था। कब पूछा गया है? 2015 में पूछा गया है। तो ये आप लोगों का हो गया। फिर 2012 में आप लोगों को समाजीकरण के बारे में बताइए। तो ये आप लोगों को समाजीकरण की परिभाषा 2012 में जब पहली बार मेंस में आंसर राइटिंग शुरू हुई तो 2012 के अंदर ये चीज 2 नंबर में पूछा था, समाजीकरण क्या होता है, ठीक है ना, परिभाषा पूछा था समाजीकरण, व्हाट इज सोशलाइजेशन। ये आप लोगों का टॉपिक के अंदर से जो प्रश्न आए हैं, वहां मैंने आप लोगों को आज जो टॉपिक पढ़ाए हैं, इस टॉपिक से आप लोग देख सकते हैं कि आप लोगों को 8 नंबर का, 10 नंबर का, फिर 8 नंबर का, और फिर आप लोगों को 8 नंबर का और 2 नंबर का, इस तरीके से आप लोगों को बड़े बड़े जो क्वेश्चन हैं वो यहां से देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये टॉपिक आई होप आज आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर समझ नहीं आया है तो कमेंट कर देना। लाइव क्लास वाले तो अभी तक कोई कमेंट नहीं किए, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी को कोई डाउट है नहीं। कोई डाउट है तो आप लोग भी कमेंट कर लेना। यूट्यूब में जब जाए तो यूट्यूब वाले कमेंट कर लेना, मैं यहीं पे हूं, आप लोगों का जो भी डाउट होगा हम सॉल्व कर देंगे, ठीक है भाई। चलिए, ये सारे प्रश्नों के आंसर आप लोगों की कॉपी में होने चाहिए। इस सारे प्रश्नों का आंसर का फॉर्मेट आप बना के रख लीजिए। यही क्वेश्चन वापस से रिपीट होने की संभावना है, ठीक है। चलिए, आज की क्लास समाप्त करते हैं। आप लोगों ने मुझे देखा या फिर झेला या फिर सीखा, जो भी किया, ये आप लोगों के समाजीकरण की एक प्रक्रिया का हिस्सा था, ठीक। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। चलिए, टाटा बाय बाय।